नमस्कार। मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में एक बार फिर जिस तरीके से वीर सावरकर को लेकर बहस छिड़ी हुई है और ये बहस छिड़ी सरसंघ संचालक मोहन भागवत के एक स्टेटमेंट से। आपको पता ही होगा, मुंबई में 2 दिन पहले 2 दिवसीय एक न्यू हॉरिजॉन्स जो शताब्दी वर्ष को लेकर आरएसएस के 100 वर्षों को लेकर एक कार्यक्रम था, जिसमें हमारे ही देश की 900 के आसपास ऐसी हस्तियां, चाहे वो खेल जगत से हो, चाहे वो जो है वो फिल्मी जगत से हो, चाहे उद्योग जगत से हो या फिर विज्ञान के जगत से हो, तो उसमें रणबीर कपूर से लेकर सलमान खान की उपस्थिति। तो सलमान खान को जिस तरीके से मोहन भागवत ने यह कहा कि सलमान खान जो पहनते हैं वो ही फैशन बन जाता है, तो उसके बाद से एक नई बहस जो छिड़ी वो ये थी कि सलमान खान को आरएसएस के शताब्दी समारोह में नहीं जाना चाहिए। हम इस पर भी आएंगे, लेकिन साथ में मोहन भागवत ने यह भी कहा कि भारत रत्न जो पुरस्कार है, अगर वो वीर सावरकर को मिलता है तो फिर इस पुरस्कार का कद जो है वो और ऊंचा हो जाएगा, इसकी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। अब इसको लेकर आप समझ सकते हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या फिर विपक्ष हो, एक नया बहस का मुद्दा, और यह मामला जो है वो टीवी डिबेट्स तक आज पहुंचा। अब इसमें पहला सवाल तो यह है कि आखिर वीर सावरकर को भारत रत्न क्यों मिलना चाहिए, और दूसरा सवाल यह है कि क्यों नहीं मिलना चाहिए, जो विपक्ष जो है वो मानता है। और फिर हम आते हैं कि इसमें भारतीय जनता पार्टी का रोल क्या है। तो वीर सावरकर, जिन्होंने स्वातंत्र समर जो किताब लिखी 1857 की क्रांति को लेकर, कि अंग्रेजों से आजादी के लिए पहला जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था वो एक तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ एक बिगुल फूका गया था। उसके बाद में नासिक के कलेक्टर जैक्सन की हत्या को लेकर जिम्मेवार ठहराया गया वीर सावरकर। वीर सावरकर को 1910 और 1911 में 2 बार जो है वो काला पानी की सजा हुई, 2 बार आजीवन कारावास हुआ 25-25 साल के लिए। पहला जो हुआ 2010 में वो था नासिक के कलेक्टर जैक्सन की हत्या को लेकर, उनके षड्यंत्र को लेकर, और दूसरा जो था वो था मार्ले मिंटो सुधार के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह को लेकर। तो 2 बार उनको रखा गया अंडमान निकोबार की उस सेल में 10 साल के लिए। अब उसके विजुअल्स जो है वो सबके सामने है कि किस तरीके से एक छोटी सी कोठरी में, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, हाथों और पैरों में बेड़ियां, पीने के लिए सिर्फ एक कटोरी पानी, और फिर कोल्लू की तरह जो है वो, कोल्लू के बैल की तरह जो है वो कोल्लू में चलाना। तो आप सोचकर देख सकते हैं, क्योंकि आप महसूस कर सकते हैं उसके विजुअल्स को देखकर कि किस तरीके की यातना दी गई होगी। और फिर उसके बाद में गांधी जी के कहने पर एक चिट्ठी लिखी जाती है वीर सावरकर की तरफ से, और उसके बाद में भारतीय इतिहास में उनको माफी वीर के नाम से विपक्ष जो है वो लगातार संबोधित करता आया है। अब ये थी उस एक भूमिका जिसकी हम बात करते हैं, लेकिन जिस तरीके से वीर सावरकर ने रिफॉर्म्स की बात की, जिसको एप्रिशिएट किया महात्मा गांधी ने, जिसको एप्रिशिएट किया भीमराव अंबेडकर ने, जिस तरीके से जातिगत जो छुआछूत का जो था भेदभाव था उसको नकारते हुए वीर सावरकर ने जो कदम उठाए उसकी प्रशंसा की भीमराव अंबेडकर ने। लेकिन आज उसी समुदाय के लोग जो है वो उनके खिलाफ माफी वीर सिर्फ और सिर्फ राजनीति से प्रेरित होकर इस तरीके से बयान देते हैं। अब सवाल यह उठता है कि अगर क्या माफी जो है वो सिर्फ और सिर्फ वीर सावरकर ने लिखी, तो अगर चिट्ठी लिखने से सावरकर जो है वो माफी वीर हो जाते हैं, तो महात्मा गांधी जब भी अंग्रेजों को चिट्ठी लिखते थे तो वो उनको आज्ञाकारी नौकर लिखते थे। तो क्या महात्मा गांधी अंग्रेजों के गुलाम थे, नौकर थे? तो उनको भी फिर इसी शब्द से जो है वो संबोधित करना चाहिए। अब सवाल यह उठता है इस देश में कि इस 1947 में इस देश को आजादी किसने दिलाई?
अब यहां पर आकर जो है वो सवाल खड़ा हो जाता है। तो अब जब इसकी बात की जाती है तो खड़ा कटघरे में खड़ा किया जाता है आरएसएस को। अब आप सोचिए आरएसएस कितना विशाल है, कितने लोग इससे जुड़े हुए हैं। और अगर आरएसएस से इतने लोग जुड़े हुए हैं तो क्या किसी के भी परिवार से कोई व्यक्ति जो है वो स्वतंत्रता के संग्राम में भाग नहीं लिया होगा? ये आप और मैं अगर सोचकर देखें तो सबसे विश्व का सबसे बड़ा संगठन, तो ऐसे बहुत सारे लोग इसमें शामिल होंगे। अब ऐसी स्थिति में ऐसा हुआ क्यों? तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 1947 में एक परिवार के चलते इस देश में इतिहास इस तरीके से लिखा गया कि इस देश को आजादी दिलाने में सिर्फ और सिर्फ पंडित नेहरू और महात्मा गांधी का ही योगदान था। तो फिर सवाल यह उठता है कि अंग्रेजों को खतरा किससे था? तो 1857 की जब क्रांति हुई तब तो महात्मा गांधी का भी जन्म नहीं हुआ, क्योंकि महात्मा गांधी 1969 में जन्मे। तो फिर इनके बिना 1857 में जो विद्रोह देखा अंग्रेजों ने, वो किसके नेतृत्व में देखा? क्योंकि तब ना गांधी था ना नेहरू था। ये दो बड़े सवाल होते हैं। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं मंगल पांडे, झांसी की रानी, फिर वो कौन थे? और फिर ऐसा क्या डर था उनको कि अंग्रेजों को, उस विद्रोह को, जो अंग्रेजों को समझ में आने लगा था कि अगर भारत पर लंबे समय तक शासन करना है तो कांग्रेस पार्टी की स्थापना करनी पड़ेगी, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेड अंग्रेज होंगे लेकिन उसके मेंबर जो होंगे वो भारतीय होंगे और वो काम करेंगे अंग्रेजों के लिए। तो कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। तो 1857 से 1885 के बीच में एक तरीके से जो इस देश ने सांस्कृतिक विद्रोह शुरू किया था, जिसमें साधु सन्यासी भी जुड़ गए थे, वो इसलिए क्योंकि कारतूसों में गाय की और सुअर की चर्बी जो है वो चढ़ाई जाने लगी थी। तो आप समझ सकते थे भावनात्मक ये मुद्दा कितना बड़ा था। और इसको दबाने के लिए, लंबे समय तक राज करने के लिए कांग्रेस पार्टी की स्थापना की। तो मंशा यहां से जो है वो सिर्फ ये कहे कि पंडित नेहरू और महात्मा गांधी ने ही जो है वो आजादी दिलवाई। तो फिर सवाल ये भी खड़ा होना चाहिए कि वीर सावरकर को 2 बार अंडमान की उस सेल में, या हम कहें कि आजीवन कारावास क्यों? और पंडित नेहरू और महात्मा गांधी को पुणे का आगा खां पैलेस क्यों, जहां पर उनको नौकर भी दिए गए, उनको जो है वो टाइपराइटर भी दिए गए टाइपिंग के लिए, और सारी सुविधाएं दी गई। तो अब आप सोचकर देखिए कि खतरा किससे था। अब हम उसके दूसरे भाग में आते हैं। जब हम भारत की आजादी को लेकर जब और ये कहते हैं कि भारत रत्न, जब इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं तो वीर सावरकर को भारत रत्न दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए? तो जिस तरीके से वीर सावरकर ने किताबें लिखी, जिनसे भगत सिंह भी प्रेरित हुए, जिन्होंने, आपको पता ही होगा, मतवाला जो एक लेख लिखा गया उसमें उनका जिक्र भी है 1924 में। आप जो है वो गूगल से सर्च करके उसको पढ़ भी सकते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि देश को आजादी दिलाने में जिन लोगों के बलिदान हो गए, जो फांसी पर चढ़ गए, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, या फिर इस तरीके के लोग जिनको इस तरीके की यातनाएं दी गई थी, या वो लोग जिनके ऊपर अब जो है जिस तरीके से, क्योंकि अब खुल्लम खुल्ला बात चल रही है पार्लियामेंट सेशन को लेकर, जिनके ऊपर अय्यासी तक के जो है वो एविडेंस मौजूद है कि वो किस लेवल तक के अय्यास थे। तो आजादी किसने दिलाई? अब आप मजाक में भले ही जो है वो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन आप सोचकर देखिए कि किस तरीके से माउंटबेटन, जब पहाड़ों पर जवाहरलाल नेहरू एडविना के साथ और माउंटबेटन के साथ घूमने जाते हैं, और उनकी बेटी वहां पमेला हिक्स भी होती है, और माउंटबेटन एडविना के साथ घंटों तक जो है वो जवाहरलाल नेहरू को अकेला छोड़कर बाहर चले जाते हैं पमेला हिक्स को लेकर। तो आप सोच के देखिए कि नेहरू का इस्तेमाल किस तरीके से किया होगा। ये इसका जो है वो दूसरा पहलू है जिसके ऊपर भी हमें जो है वो विचार करने चाहिए। तो देश को असली आजादी किसने दिलाई? और फिर उसके बाद में 1954 में जब भारत रत्न देने की शुरुआत हुई तो जवाहरलाल नेहरू ने अपने आप को स्वघोषित जो है वो भारत रत्न दे दिया। तो फिर जवाहरलाल नेहरू के जो कारनामे जो किताबों से भरे पड़े हैं, क्या वो भारत रत्न के लायक थे? अब यह बड़ा जो है वो सवाल है। और दूसरा, फादर ऑफ नेशन। अब यहां पर विपक्ष की जो है, या जो वीर सावरकर के विरोधी है, उनका दावा यह होता है कि वीर सावरकर ने 2 नेशन थ्योरी दी। तो ठीक है, एक तरीके से हम मान लेते हैं कि 2 नेशन थ्योरी दी। तो 2 नेशन थ्योरी दी, इसलिए वीर सावरकर को भारत रत्न नहीं मिलना चाहिए। लेकिन
महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने तो इस देश के दो टुकड़े कर दिए, फिर उनको भारत रत्न क्यों? जवाहरलाल नेहरू ने तो टुकड़े किए, साइन भी उन्होंने किए, फिर उस व्यक्ति को भारत रत्न क्यों दिया गया? और फिर उसी पीढ़ी में आगे चलकर इंदिरा गांधी जो है वो वीर सपूत कहती है वीर सावरकर को। लेकिन अब ये बात जो है नए कांग्रेसी है उनको ये हजम नहीं होती। तो इस सवाल का जवाब कि भारत रत्न क्यों नहीं देना चाहिए आप समझ चुके होंगे, और भारत रत्न क्यों देना चाहिए ये भी आप समझ चुके होंगे। अब सवाल ये उठता है कि 11 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो अब तक वीर सावरकर को भारत रत्न क्यों नहीं दिया गया? और मुझे लगता है कि अब तक भारत रत्न वीर सावरकर को दे देना चाहिए था, ताकि ये जो इस वक्त जिस तरीके की जो राजनीतिक परिवेश में जो चर्चा चल रही है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तो इन लोगों को जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना, जिन्होंने भारत के टुकड़े किए, वो लोग पसंद है, उनको भारत रत्न देने से भारत रत्न की जो है वो शोभा बढ़ती है। लेकिन वीर सावरकर जैसे लोग जिनके दामन पर कोई दाग ना हो, उन लोगों को भारत रत्न देने से, इसलिए क्योंकि उन्होंने माफीनामा लिखा, इस वजह से उनको नहीं देना चाहिए। तो यह है इस वक्त की बहस का जो मुद्दा है। अब हम आते हैं सलमान खान के ऊपर। तो जो लोग ये कहते हैं कि सलमान खान को आरएसएस के उस प्रोग्राम में नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि आरएसएस इसलिए नहीं जाना चाहिए क्योंकि आरएसएस हिंदुत्व की बात करता है। तो फिर इस तरीके के जो लोग हैं, जो एक तरीके से हम कहें कि हिंदुत्व विरोधी है, वो लोग सलमान खान की उस मूवी को देखने क्यों जाते हैं जिसमें वो हिंदू का रोल करते हैं? कभी वो बजरंगबली का भक्त बन जाते हैं, कभी किसी दूसरे का भक्त बन जाते हैं, तो फिर उसका विरोध क्यों नहीं करते? और इस देश में ऐसे भी कलाकार हुए हैं, मधुबाला से लेकर दिलीप कुमार तक, जिन्होंने अपना नाम बदलकर जो है वो दिलीप कुमार या मधुबाला रख लिया। तो फिर ये लोग इनका बहिष्कार क्यों नहीं करते? तो ये बात भी जो है मुझे लगता है कि हम लोगों को समझनी चाहिए। लेकिन समस्या क्या है? समस्या यह है कि आज इन लोगों का जिस देश के टुकड़े किए, जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना, मैं जवाहरलाल नेहरू को एक बार साइड में कर देता हूं, मैं जिन्ना की बात करता हूं। तो जिन्ना ने एक अलग देश की मांग रखी, पाकिस्तान की, और पाकिस्तान मिल गया उसको। एक मुसलमान से इस देश के जिन्ना के खिलाफ कोई शब्द जो है वो बुलवाकर देख लीजिए, वो आज भी जिन्ना को गलत नहीं बोलेंगे। भले ही वो भारत में रह रहे हो, भारत का खा रहे हो, भारत की जो सोशल वेलफेयर स्कीम है उसका फायदा उठा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, भारत को गालियां दे रहे हो, लेकिन फिर भी उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा। लेकिन हम लोग यहां पर रहकर उस व्यक्ति को कोसते हैं जो इन चीजों से कोसों दूर, और जिसका योगदान क्या है, तो उस योगदान के बारे में अगर किताबों में पढ़ोगे तो मुझे लगता है कि ज्यादा। और जहां माफीनामे की बात की जाती है तो फिर बिस्मिल्लाह खान जैसे, बिस्मिल और दूसरे लोग, बिस्मिल्लाह खान, सॉरी मैं गलत बोल गया, बिस्मिल और दूसरे जो लोग थे, आप उनका भी उठाकर देखिए कि उन्होंने किस तरीके से माफी मांगी थी। लेकिन इस देश में नैरेटिव चलाया जाता है, वीर सावरकर को जोड़ा जाता है नाथूराम गोडसे से। तो नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को मारा, और उसके बाद में क्यों मारा इसके ऊपर पूरी किताब लिखी, तो वो भी तो पढ़ना चाहिए कि नाथूराम गोडसे ने क्यों मारा था। लेकिन उसको जो है वो दबा दिया जाएगा, वीर सावरकर को आरएसएस के साथ, सॉरी नाथूराम गोडसे के साथ जोड़ा जाएगा। और नाथूराम गोडसे के साथ इसलिए जोड़ा जाएगा क्योंकि राजनीतिक परिवेश में अगर आप देखते हो तो वो ब्राह्मण परिवार से है, तो यहां पर इसको जोड़ा जाएगा। लेकिन राजीव गांधी की हत्या किसने की, कभी ये उसका नाम नहीं लेंगे। ये फिरोज खान की जो मजार है उसके ऊपर नहीं जाएंगे, जबकि महात्मा गांधी की जो समाधि है उसके ऊपर जाएंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या चलता है, ये है एक नैरेटिव सेट करना, एक समुदाय विशेष को खुश करना, और इसी तरीके की दलगत जो राजनीति है, इसी के चलते ऐसे जो, जिसको हम कहें कि महान वीर सपूत जो इस देश में पैदा हुए, जिनको हमेशा के लिए भुला दिया गया। और वीर सावरकर उनमें अकेले नहीं थे, उसमें सुभाष चंद्र बोस भी थे, उसमें भगत सिंह भी थे जिनको फांसी होने दी गई। कैसे होने दी गई आपको पता ही है। चंद्रशेखर आजाद जो है वो किससे मिलकर निकले थे और किसने मुखबिरी की थी, मुझे लगता है इसकी भी चर्चा होनी चाहिए। तो सिर्फ और सिर्फ एक परिवार को श्रेष्ठ दिखाने के लिए सब लोगों का अपमान किया, और उसकी नीयत और उसका चरित्र आज पूरा देश देख रहा है। जब संसद में खड़ा होकर कोई एक व्यक्ति जो है वो
हिमालयन ब्लेंडर से लेकर नेहरू एंड एडविना तक की बात करता है और वो ये कह देता है कि वो अय्याज किस्म के थे, तो आप समझ सकते हैं कि वो किस किस्म के होंगे। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।